हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम रूपाली वर्मा डेफिनेट सक्सेस की इस प्यारी प्यारी पाठशाला में। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एक ऐसी पाठशाला है जो आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करा रही है आपको। तो इस पाठशाला के साथ जुड़े रहिए। तो आज हम जो पढ़ाने आए हैं आपके लिए वो है आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। अरे अरे मैम, क्लास तो बताइए। क्लास 10th हिंदी कोर्स बी, ठीक है। तो अभी आजकल हम कर रहे हैं अपने एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन, और करते करते देखिए भाई एग्ज़ाम ओरिएंटेड का पहला सेक्शन तो ख़त्म ही होने वाला है। भाई 2 सेक्शंस में डिवाइडेड है एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन। पहला है आपके ऑब्जेक्टिव और दूसरा सब्जेक्टिव। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमने जो अपना पहला सेक्शन लिया वो हमारे ये था कि हम किसी तरीके से आपके सारे क्वेश्चन आंसर्स करा दें जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं सिर्फ आपकी स्पर्श भाग 2 से, याद रखिएगा। क्लास 10th वाले खास तौर से ध्यान रखें। जो आपकी हिंदी की मेन पुस्तक है, जैसे हम बोले क्लास 10th कोर्स ए की है क्षितिज भाग 2, और कोर्स बी की जो मेन पुस्तक है वो है आपकी स्पर्श भाग 2। तो इन्हीं से आपके सिर्फ और सिर्फ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। तो अब अगर हम बात करें आपकी क्लास 10th हिंदी कोर्स बी की बुक है स्पर्श भाग 2, तो इसमें आपकी जो बुक है इसमें 2 खंड दिए हैं, काव्य खंड गद्य खंड, और सबको टोटल मिलाकर आपके 14 चैप्टर हैं, जिसमें 7 चैप्टर आपके काव्य खंड में है और 7 चैप्टर आपके गद्य खंड में है, ठीक है। तो 14 चैप्टर में से अभी तक हम 12 चैप्टर आपको करा चुके हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, ठीक है। आज हम लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 13, और आज का चैप्टर है पतझड़ में टूटी पत्तियां। ये है पतझड़ में टूटी पत्तियां। अब अगर हम इसकी बात करें तो इस चैप्टर के अंदर 2 चीज़ें थी, झेन की देन और गिन्नी का सोना। ये 2 हमने छोटी छोटी से जो हम क्या कहते हैं आप निबंध के तौर पे ही चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है, तो वो हमने यहाँ पर पढ़ी है। इन्हीं पर आधारित आज हम करने जा रहे हैं अपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एग्जाम में आपके पास आने वाले हैं वो हैं आपके गद्यांश आधारित। काव्यांश काव्य खंड से काव्यांश आधारित आएंगे, गद्य खंड से गद्यांश आधारित आएंगे। अब यहाँ पर हम करीबन आपके पास 5 गद्यांश लेकर आए हैं। कितने? 5। इन 5 गद्यांशों पर हम 5-5 बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे, फिर उसके बाद संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न करेंगे। अब आप बोल रहे हो कि मैम क्या ज़रूरत है भाई संपूर्ण पूरे अलग से कुछ क्वेश्चंस कराने की, ये तो आ नहीं रहे हैं, आप क्यों करा रहे हो? देखो ऐसा है बेटा कि हमने तो सिर्फ 5 गद्यांश लिए हैं, लेकिन चैप्टर में तो बहुत सारे हैं, है कि नहीं? पूरा चैप्टर है, तो कुछ क्वेश्चंस छूट जा रहे हैं, मगर जो इम्पॉर्टेंट है, वैसे तो छूट बहुत सारे रहे हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है उन्हें मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के वे में आपको करा रही हूँ ताकि आप उसके बारे में भी प्रिपेयर हो, ठीक है ना? समझ गए? तो शुरू करें आज का। चलिए देख लीजिए, क्लास 10th हिंदी कोर्स बी स्पर्श भाग 2 गद्य खंड का 13वां अध्याय है पतझड़ में टूटी पत्तियां। हम इसके कर रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए क्या दिया है? निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सही विकल्प चुनिए। तो हमारे पास जितने भी गद्यांश हमने कहा बोला 5 गद्यांश लाएं, इन्हें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और इन पर आधारित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न है, क्या दिया है? अक्सर हम या तो गुजरे हुए दिनों की खट्टी मीठी यादों में उलझे रहते हैं या भविष्य के रंगीन सपने देखते रहते हैं। हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्यकाल में। तो अब इतना पढ़ने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये हमारे पास लिया गया है झेन की देन से, ठीक है। असल में दोनों काल मिथ्या हैं, एक चला गया दूसरा आया नहीं। अक्सर देखिए हम लोग के साथ क्या होता है, हम या तो अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते रहेंगे कि हम कल ये करेंगे या हम आगे बड़े होकर हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम फ्यूचर प्लानिंग करते रहते हैं, या हमारे पास्ट में जो चीज़ें बीत गई हैं उन्हें याद करते रहते हैं। अगर बुरी हैं तो दुखी हो जाते हैं, अच्छी हैं तो वही खुश होते रहते हैं। लेकिन आप ये बताइए कि आज हम प्रेजेंट समय में इन 2 कालों की बात कर रहे हैं, क्या वो मेरे लिए किसी तरीके से वर्थ है? उनकी कोई वर्थ है? बिल्कुल नहीं है। क्योंकि अगर हम प्रेजेंट समय में ही कुछ वर्क नहीं करेंगे तो ना भाई, पास्ट तो बदल ही नहीं सकते, जो चला गया वो चला गया, लेकिन फ्यूचर भी हम तभी बिल्ड कर सकते हैं जब हम प्रेजेंट टाइम में कुछ काम करेंगे। लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम क्या है, हम पुरानी और आने वाली यादों को ही लेकर बैठे हुए हैं, है ना।
तो यहाँ पर लेखक ने सीधे यही चीज कही है कि अक्सर हम पास्ट के समय में रहते हैं या हम भविष्य के रंगीन सपने बुनते रहते हैं, यानी कि भविष्य की प्लानिंग करते रहते हैं। अब हम जो भूतकाल सोच रहे हैं उसे हम चाहकर नहीं बदल सकते, जो चीज हो गई सो हो गई, उसको हम बदल नहीं सकते। आने वाले भविष्य में क्या है उसको हम बना सकते हैं, लेकिन अगर हम वर्तमान में काम करें। वही उन्होंने कहा कि दोनों ही काल मिथ्या है, यानी कि झूठ है। एक्चुअल में सच क्या है? जो प्रेजेंट है, ठीक है, जो बीत गया वो तो चला गया, आने वाले में क्या होगा हमें नहीं पता। तो अगर हम सच की बात करें तो प्रेजेंट समय ही होता है। एक चला गया, दूसरा आया नहीं। हमारे सामने जो वर्तमान क्षण है, यानी कि प्रेजेंट जो समय है, वही सत्य है, उसी में जीना चाहिए। चाय पीते पीते उस दिन मेरे दिमाग में भूत और भविष्य दोनों काल उड़ गए। यानी कि जब वो टी सेरेमनी में भाग ले रहे थे ना, तो ना उनके दिमाग में भूत था ना भविष्य था। अब चाय पीने की प्रक्रिया ही इतनी स्लो थी कि वर्तमान ही अनंत काल जैसा लंबा लग रहा था। तो उनके दिमाग से पास्ट भी उड़ गया और फ्यूचर भी उड़ गया। वो क्या हुए? वो वर्तमान में जीने लगे। केवल वर्तमान क्षण सामने था, वह भी अनंत काल जितना विस्तृत, यानी कि इतना लंबा कि खत्म होने का नाम ही नहीं। अब आपसे बोल दिया जाए 2 घूंट चाय को आप 2 घंटे में खत्म करो, तो कितना टाइम लगेगा ना? होगा कि नहीं होगा? तो इसीलिए कहा गया वर्तमान क्षण जो है वो अनंत काल जितना लंबा था। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ कि भाई ये वर्तमान क्षण जो है, इसी को अगर हम ठीक से जिए तो हमारा पास्ट भी अच्छा हो जाएगा और आने वाला समय भी अच्छा हो जाएगा। ये बात उस दिन लेखक को समझ में आई। तो ये था गद्यांश। अब इस पर है हमारे पास 5 प्रश्न। पहला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। लेखक के अनुसार दोनों काल क्या हैं? दोनों काल मिथ्या हैं। सत्य है, असत्य है, मिथ्या है या क्षण भंगुर है? तो लेखक ने क्या बोला है उसे? लेखक ने बोला है मिथ्या। लेखक के अनुसार प्रायः हम किन बातों में उलझे रहते हैं? अतीत की यादों में या भविष्य की प्लानिंग में? 2 चीजों में हम उलझे रहते हैं, है ना? देखिए क्या है। अतीत की सुखद स्मृतियों में, अतीत की दुखद स्मृतियों में, भविष्य के रंगीन सपने बुनने में या उपर्युक्त सभी में। हम पास्ट की अच्छी बुरी दोनों यादों में रहते हैं और भविष्य के लिए हम बहुत अच्छा रंगीन सपने बुनते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी। चलिए अब हम आ गए अपने तीसरे प्रश्न पर। यह है हमारा कथन और कारण आधारित प्रश्न। निम्नलिखित कथन ए तथा कारणार को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो हमें कथन पढ़ना है, फिर कारण पढ़ना है, फिर उसके नीचे ये जो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, इन ऑप्शंस में हमें सही टिक करना है। ठीक है, देखिए क्या दिया है। कथन ए, हम या तो भूतकाल में रहते हैं या भविष्य काल में। दोनों काल मिथ्या हैं। तो बात तो सही है, हम या तो भूतकाल में रहते हैं भविष्य काल में, मगर दोनों काल मिथ्या हैं। सही है कथन। कारण पे आते हैं। भूतकाल चाहे अच्छा रहा हो या बुरा, बीत चुका है, और भविष्य काल कैसा होगा यह अनिश्चित है। इसीलिए इन दोनों को क्या बोला गया है? मिथ्या बोला गया है। तो यहाँ कथन और आपका कारण दोनों सही है। कथन ए और कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बिल्कुल पूरी तरीके से सही व्याख्या कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। यहाँ पर हमारे पास अब चौथा प्रश्न है। लेखक के अनुसार हमारे समस्त प्रयास वर्तमान के लिए क्यों होने चाहिए? लेखक के अनुसार भाई अगर हम वर्तमान अच्छा करेंगे, वर्तमान अगर हम सही करेंगे तो हमारा पास्ट भी अच्छा बनेगा और भविष्य भी अच्छा बनेगा। सही सी बात है ना, पास्ट में फ्यूचर तभी अच्छा होगा जब हम वर्तमान में काम करेंगे सही तरीके से। अब ऑप्शंस देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो यहाँ समस्त प्रयास वर्तमान के लिए क्यों होने चाहिए, क्वेश्चन ये है। अब इसमें क्या है? क्योंकि वर्तमान काल ही सत्य है। सही है, आते हैं। क्योंकि भूतकाल से हमें शिक्षा प्राप्त नहीं होती, नहीं। क्योंकि भविष्य काल आधारहीन होता है। क्योंकि वर्तमान काल की व्यर्थ गंवाना उचित है। ओके, तो यहाँ पर क्या है? वर्तमान काल के लिए इसलिए होना चाहिए क्योंकि वर्तमान काल ही सत्य है।
क्योंकि जो हम अभी अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं यही तो सत्य है। भविष्य में क्या होने वाला है हमें पता नहीं, जो बीत चुका उसको हम सही कर सकते नहीं। तो वर्तमान काल क्या है? सत्य। इसीलिए हमारे सारे एफर्ट्स वर्तमान के लिए होने चाहिए, तभी सब चीजें सही हो सकती हैं। 5वां प्रश्न है, चाय पीने के बाद लेखक ने कैसा अनुभव किया? जैसे कि वो वर्तमान में जी रहा है बिल्कुल अनंत काल तक। चलो देखते हैं ऑप्शंस में क्या है। भूत और भविष्य अदृश्य हो गए, बिल्कुल सही है। उसे जीने की कला आ गई, ये भी सही है। वह वर्तमान काल में जीने लगा, ये भी सही है। उपर्युक्त सभी, तो हम यहाँ पर क्या लगा देंगे? उपर्युक्त सभी। उसने ये सब कुछ महसूस किया था। चलिए, पहला गद्यांश खत्म। अब हम आ गए दूसरे गद्यांश पे, इसको ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, क्या है? चंद लोग कहते हैं गांधी जी प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, व्यावहारिकता को पहचानते थे, उसकी कीमत जानते थे, इसीलिए वे अपने विलक्षण आदर्श चला सके, वरना हवा में ही उड़ते रहते, देश उनके पीछे न जाता। अब देखिए क्या, गांधी जी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट किस बेस पे बोला गया? क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को जीने के लिए कुछ आदर्श बनाए, ठीक है, और उन्हीं आदर्शों के पीछे पूरी दुनिया चली। वो था सत्य और अहिंसा, ठीक है। अब उन्होंने कहा था हम इसी बेसिस पे अंग्रेजों से लड़ेंगे, और उन्होंने वो बेसिस अपनाए, ठीक है। अब ये चीज अगर सिर्फ उनके थॉट में रहती, उन्हें वो अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते, ठीक है, वो सिर्फ ये सोचते कि दूसरों को हम इस चीज का उपदेश देते रहें, लेकिन हम खुद इस चीज के बारे में ना करें। भाई हमें क्या होता है ना कि हमें अपनी लाइफ को पहले एज अ रोल मॉडल रखना पड़ता है। अगर कोई भी अगर नेता है तो हमें उसे एक रोल मॉडल देना पड़ता है कि हाँ भाई ये रोल मॉडल है, इसके हिसाब से आप जियो, ये होता है। अब अगर गांधी जी ने सत्य और अहिंसा अपनाया था तो उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट भी किया था। लोगों ने देखा कि गांधी जी सत्य बोलते भी हैं, अहिंसा की राह पे चलते भी हैं, अपने सारे कामों को खुद करते भी हैं। इवन चाहे हम कुछ भी हो, खाना खाने के बर्तन हो, खाना बनाना हो, अपने कपड़े हो, सूत काटना हो, जो कुछ भी सारे काम वो खुद करते। तो उन्होंने जनता के सामने अपने आप को एज अ रोल मॉडल प्रेजेंट किया कि मैं जो थॉट आपके सामने रख रहा हूँ कि आप इस थॉट को अपनाइए, उससे पहले मैं वो सारे थॉट्स अपना चुका हूँ। तो इसीलिए उन्हें क्या बोला गया? प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। यानी कि जो उनके आइडियाज हैं उन्होंने उसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। सिंपल सी एक चीज है, इसीलिए उन्हें प्रैक्टिकल। इन्होंने व्यवहारिकता को जाना कि हम बहुत सारे आदर्श बना तो लेते हैं लेकिन उन्हें व्यवहारिकता तक लेकर नहीं आते। यहाँ पर वो जानते थे कि अगर हम इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो ये काफी इम्पैक्टफुल रहेगा। हाँ, पर गांधी जी कभी आदर्शों को व्यवहारिकता के स्तर पर उतरने नहीं देते थे। अब यहाँ पर दो चीजें हैं, एक ये आदर्श है, ये आदर्श है, व्यवहारिकता को यहाँ तक लेकर आना, ये चीज होती। कहने का तात्पर्य यहाँ पर क्या है, मैं आपको फिर से समझाती हूँ। वैसे मैं वहाँ पे आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन में समझा चुकी हूँ वो चीज़, लेकिन फिर समझा रही हूँ। हम अपने कुछ आदर्श बनाते हैं, ठीक है, लेकिन उन आदर्शों को हम क्या रखते हैं? बस ये रखते हैं, हम उन्हें अपने व्यवहार में लेकर नहीं आते, ठीक है। हम क्या करते हैं? अपने व्यवहार को इतना ऊंचा कर लेते हैं कि उन आदर्शों को उसमें हम ले आए, लेकिन हम जैसा डेली रूटीन यूज करते हैं उन्हें लेकर हम अपने उन आदर्शों को व्यवहार दें। अब जैसे कैसे होता है, जैसे हमने आपको बहुत अच्छा एक तरीका बताया था कि आपने अपने आदर्श बना लिए कि भाई मैं ट्रैफिक रूल का बहुत अच्छे से फॉलो करता हूँ, मैं कभी ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ता, ठीक है। ये आपका आदर्श है और इसे आप व्यवहार में लेकर आते हो, अपने व्यवहार को आप यहाँ तक ले आए, ठीक है। अब क्या हुआ? अब आप ऑफिस जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए देर हो रहे, तो आपने उस दिन अपना ट्रैफिक रूल तोड़ दिया, वो चीज गलत है। यानी कि अब आदर्शों को आप अपने व्यवहारिकता तक नहीं गिरा रहे हो, ये गलत है। आदर्शों को व्यवहारिकता यानी कि हम ओकेजनली अपने रूल्स को ब्रेक कर सकते हैं, वो होता है आदर्शों को व्यवहारिकता तक गिराना। लेकिन सिचुएशन कोई भी हो, हम ऑफिस के लिए देर हो रहे हो, कुछ भी हो गया हो, मगर हम अपने जो आदर्श हैं उनको किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मोल्ड नहीं करें, वो होता है व्यवहारिकता को आदर्श तक ले जाना, और मोल्ड कर देना आदर्श को व्यवहारिकता तक गिरा देना होता है। ये दो सिचुएशन से जो मैंने आपको समझाई, समझ में आया?
वे सोने में तांबा नहीं बल्कि तांबे में सोना मिलाकर उसकी कीमत बढ़ाते थे। समझ में आया? तांबा प्रैक्टिकल चीज है, तांबा यानी कि हम प्रैक्टिकल लाइफ, सोना क्या है हमारे आदर्श। वो क्या कह रहे हैं कि वे सोने में तांबा नहीं मिलाते थे, यानी कि आदर्शों में अपनी व्यवहारिकता नहीं मिलाते थे। वो क्या करते थे, अपनी व्यवहारिकता में आदर्शों को मिला देते थे, उसकी कीमत बढ़ाते थे। इसीलिए सोना ही हमेशा आगे रहता था, इसीलिए उनके जितने भी रूप हैं उन सभी को वो आगे रखता था। ठीक है, अब इस पर आपके पास 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आपके पास में, उसकी कीमत जानते थे, वाक्य में उसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? क्या व्यवहारिकता के लिए, आदर्शों के लिए? चलिए देखते हैं। लोगों के लिए, गांधी जी के लिए, व्यवहारिकता के लिए, आदर्शों के लिए। तो गांधी जी किसकी कीमत जानते थे? गांधी जी जो है वो व्यवहारिकता की कीमत को जानते थे, कि हम अगर किसी चीज़ को यूज़ करते हैं, किसी चीज़ को हम व्यवहार में लाते हैं, तो वो कितनी जल्दी इम्पैक्ट छोड़ती है। ये बहुत बड़ी बात थी। गांधी जी अपने विलक्षण आदर्श क्यों चला सके? रीजन क्या था? व्यवहारिकता को पहचानने के कारण, जनता के विचारों के कारण, देश की जरूरत के कारण, या आदर्शवादिता के कारण? तो गांधी जी विलक्षण आदर्श इसलिए चला कर सके क्योंकि वे व्यवहारिकता को पहचानते थे, कि भाई हम जो चीजें खुद इस्तेमाल करेंगे, लोग हमको देखेंगे एज अ रोल मॉडल और उसे वो भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। गांधी जी के पीछे देश क्यों गया? क्या रीजन था? क्योंकि उन्होंने अपने आदर्शों को व्यवहारिकता के क्या कहते हैं, व्यवहारिकता को आदर्शों के लेवल तक उठाया था, है ना। चलिए देखिए क्या है। उनकी नीतियों और सिद्धांतों में देश को अपना हित दिखाई दिया था। उनकी आदर्शवादिता देश को पसंद आई थी। उनका व्यवहार देश के लिए उपयुक्त था। उनकी सोच अन्य लोगों से भिन्न थी। तो इसका सबसे बड़ा कारण था कि उनकी नीतियों और सिद्धांतों को देश का अपना हित लगा था। यानी कि गांधी जी जो नीतियां और जो सिद्धांत लेकर आए हैं, अगर इस हिसाब से हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हैं तो क्या होगा, हमें इसमें भलाई है। ठीक है, ये चीज को उन्होंने माना था, इसीलिए पूरा देश उनके पीछे चला था। यानी कि वो जो आदर्श लेकर आए थे, लोगों ने उनको अपनी व्यवहारिकता में शामिल किया और उनके साथ आगे मिलकर चले थे। तांबे में सोना मिलाने से अभिप्राय क्या है? चलिए देखते हैं। तांबा क्या है? व्यवहारिकता। सोना क्या है? आदर्श। व्यवहारिकता को आदर्श के स्तर तक पहुंचाना, आदर्शों को नीचे आने देना, व्यवहारिकता को महत्व ना देकर आदर्श को महत्व देना, या आदर्शों को व्यवहारिकता तक लेकर आना। अब इसमें क्या है, मैंने आपको बताया तांबे में सोना मिलाना। तो तांबा हमारा क्या है? वो है आपका व्यवहारिकता। ठीक है, आदर्श तक लेकर आना, सोना यहां पर है। अब इस व्यवहारिकता को हम कहां तक लेकर आ रहे हैं? आदर्शों में लेकर आ रहे हैं। तो वो क्या हो रहा है? व्यवहारिकता में हम आदर्शों को मिला रहे हैं। नेक्स्ट है कूट आधारित है। चलिए देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा वाक्य गांधी जी के विलक्षण आदर्श दर्शाता है? ठीक है, चलिए देखते हैं। गांधी जी व्यवहारिकता का मूल्य नहीं जानते थे, गलत है। गांधी जी व्यवहारिकता के आदर्शों के स्तर पर चढ़ाते थे, बिल्कुल सही है। अपनी जो क्या कहते हैं बिहेवियर है उसे आदर्शों तक लेकर जाते थे। देशवासियों और देश को उनकी नीति और सिद्धांत हितकर लगे, ये भी सही है। गांधी जी देश के पीछे चलते थे, नहीं, देश उनके पीछे चला था, गांधी जी देश के पीछे नहीं थे। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं वो हमारा दूसरा और तीसरा पार्ट सही है, यानी कि दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट अपनी जगह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे सेकंड वाला, जहाँ सेकंड और थर्ड बिल्कुल सही है। चलिए अब हम आ गए अपने तीसरे गद्यांश पे। अब इसको ध्यान से पढ़ते हैं, क्या दिया गया है। चाय तैयार हुई। अभी हम इससे पहले जो गांधी जी वाला पढ़ रहे थे वो कहाँ से था? गिन्नी का सोना से। अब ये चाय कहाँ पर हमने पढ़ी? ये हम पढ़ रहे थे झेन की देन में। ठीक है, चलिए देखते क्या है। चाय तैयार हुई, उसने वह प्यालों में भरी, फिर वे प्याले हमारे सामने रख दिए। अब जो टी सेरेमनी में हमारे लेखक गए थे ना भाग लेने के लिए,
तो वहाँ पर क्या हुआ, चाय तैयार हुई और जो चानू था उसने क्या किया, उन चायों को प्यालों में डाला और प्याले हमारे सामने रख दिए। वहाँ हम 3 मित्र ही थे। कितने? 3 मित्र थे। इस विधि में शांति मुख्य बात होती है। टी सेरेमनी में क्या है ना, अगर आपको भाई दिमाग को शांत करना है, क्योंकि वो एक हीलिंग प्रोसेस है फॉर योर मेंटल हेल्थ, तो वहाँ पे ज़रूरी है कि चारों तरफ शांति हो। इसीलिए वहाँ 3 से अधिक आदमियों को प्रवेश नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर भाई ज़्यादा लोग होंगे तो ज़्यादा शांति भंग होएगी, गपशप होगी, बातें होंगी, हा ही होगा, तो शांति नहीं रह सकती। इसलिए वहाँ 3 से ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाती है। प्याले में 2 घूंट से अधिक चाय नहीं थी। कितनी छोटे छोटे प्याले थे, उसमें खाली 2 सिप, घूंट का मतलब होता है 2 सिप, खाली चाय थी। हम होठों से प्याला लगाकर एक एक बूंद चाय पीते रहे। करीब 1.5 घंटे तक चुस्कियों का ये सिलसिला चला। अब इस चाय को आपको एकदम स्लो प्रोसेस से पीना। भाई 2 घूंट चाय तो 1 मिनट में खत्म हो, 1 मिनट क्या हम करें कि 1 सेकंड में खत्म हो जाएगी। जैसे मेरा जैसा बंदा है, चाय एकदम गर्म पीने की आदत है, तो चाय छन के आती है तुरंत मेरी तो खत्म हो जाएगी, अगर 2 घूंट चाय की मैं बात करूँ तो। लेकिन अब वो 2 घूंट चाय एक एक बूंद पीनी है और उसे पीने में करीबन 1.5 घंटे का समय लगा। कितना? 1.5 घंटे का समय लगा। अब भैया, अब इतना स्लो प्रोसेस में अच्छा खासा इंसान दिमाग जो है उसका रुक जाए, वही हुआ। पहले 10-15 मिनट तो मैं उलझन में पड़ा। भाई एक एक घूंट चाय पीने में तो हम अपन को भी दिक्कत होगी कि नहीं होगी, तो उनको तो दिक्कत हुई पहले 10-15 मिनट। फिर देखा दिमाग की रफ्तार धीरे धीरे धीमी पड़ती जा रही है। अब चूंकि क्या है, जो हम जैसे कहते हैं ना कि हम जितनी फास्ट एक्टिविटीज़ करते हैं हमारा दिमाग उतना तेज़ चलता है। अब जैसे आप लोग जाते हो ना, जैसे डीजे या डिस्को में जाओ ना, वहाँ पे बहुत फास्ट म्यूज़िक बजता है। फास्ट म्यूज़िक क्यों रहता है? क्योंकि हमें अपने शरीर में जोश लेकर आना है। उतना फास्ट म्यूज़िक हम उतनी जल्दी जल्दी रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब या मान लीजिए जहाँ शास्त्रीय संगीत की महफिल जमी हो, जहाँ गज़लें की महफिल जमी हो, वहाँ बैठकर अगर आप सुनो तो आप ये पाओगे कि आप अपने आप को बहुत रिलैक्स फील करोगे, क्योंकि हम अपने दिमाग को शांति दे रहे हैं। समझ में आई? ये 2 चीज़ें, मतलब हम जितना लाउड चीज़ सुने या जितना हम तेज़ रफ्तार में काम करेंगे हमारा दिमाग उतना तेज़ चलता है, और हम जितना धीमे काम करेंगे हमारा दिमाग उतना धीमा स्लो होता जाएगा। तो दिमाग को पीस देने के लिए लोग क्यों बोलते हैं मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करने का मतलब क्या होता है? हमारे दिमाग से सोचने की, करने की स्थिति एकदम धीमे 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 स्लो हो जाती है। तो टी सेरेमनी में यही काम कराया जा रहा था। तो धीरे धीरे उनके दिमाग की जो गति है वो धीमी होती गई। थोड़ी देर में बिल्कुल बंद हो गया। अब भाई एक एक बूंद चाय पियोगे तो इंसान बंद तो हो ही जाएगा, वो हो गया। मुझे लगा मानो अनंत काल में जी रहा हूँ, यानी कि क्या चल रहा है मेरे आसपास, क्योंकि भाई दिमाग बंद हो चुका है, सोचने समझने की शक्ति भी ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि हमने दिमाग को तो पूरी तरीके से सुला दिया, बंद कर दिया। तो अब लेखक को समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई मैं जी कहाँ रहा हूँ, कौन से काल में जी रहा हूँ, क्या है वो। अनंत काल था। यहाँ तक कि सन्नाटा भी मुझे सुनाई देने लगा। अब जब हमारा दिमाग शांत हो जाता है तो आप देखिए, जब आसपास एकदम सन्नाटा हो, कोई आवाज़ ना हो, हम बहुत रिलैक्स हो ना, तो एक एक आवाज़ हमें बारीकी से सुनाई देगी। ये कभी खुद करके देखना। और वही हमारे लेखक के साथ हुआ। उनको एक एक सन्नाटे में भी जैसे सू करके भी आवाज़, कोई कीड़ा उड़ रहा है, कुछ है, तो वो एक एक आवाज़ जो है उनको सुनाई देने लगी। इसीलिए उन्होंने बोला कि उन्हें सन्नाटा सुनाई देने लगा। अब इस पर 5 प्रश्न। पहला प्रश्न है, क्या है? चाय पीते समय कितने लोग वहां उपस्थित थे? कितने? 3 लोग उपस्थित थे। 5, 7, 3 या 2, तो कितने लोग उपस्थित थे? 3 लोग थे। नेक्स्ट आते हैं, चाय पीने की विधि में लेखक को मुख्य बात क्या लगी? मुख्य बात क्या लगी थी? भाई 2 घूंट चाय को एक एक बूंद करके पीना था, सबसे बड़ी बात ये थी। चलिए देखते हैं क्या। कम लोगों का प्रवेश, साफ सफाई का विशेष ध्यान, शांति की व्यवस्था, चाय परोसने का ढंग। मैंने जो तो बताया था वो तो ऑप्शन में है ही नहीं। अब ये सिचुएशन आएगी, जरूर आएगी, इसीलिए मैंने बोला है हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, दिमाग में आंसर रहता है, हम 100% श्योर रहते हैं आंसर यही है, लेकिन जब ऑप्शन देखने आते हैं तो वो ऑप्शन में वो रहता ही नहीं है। अब हमें क्या करना है? अब हमें बिल्कुल नियर बाय करेक्ट आंसर लगाना है। अब इसमें क्या था?
चाय पीने की विधि में लेखक को सबसे मुख्य बात ये लगी कि वहां पर बहुत ही जो कम लोगों का प्रवेश था और शांति व्यवस्था अच्छी थी। क्यों? कि भाई कम लोग प्रवेश करेंगे तभी तो शांति बनी रहेगी ना। क्या था? शांति होना बहुत जरूरी है। अगर शांति नहीं रहेगी तो कोई भी चीज अपनी जगह पर सेटल डाउन नहीं हो सकती। तो वहां पर क्या थी? शांति व्यवस्था सबसे अलग थी। चलिए अब हम आ गए तीसरे प्रश्न पे। यहाँ पे कथन और कारण आधारित प्रश्न है। क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। क्या दिया गया है? कथन पहले पढ़ते हैं। चाय पीते पीते लेखक को सन्नाटा भी सुनाई देने लगा था। बिल्कुल सही है, ठीक है। अब इतना दिमाग उसकी इतना स्लो हो गया था कि आसपास हर एक चीज जो भी आवाज थी उसके कानों में जा रही थी। अब कारण देते हैं। चाय पीने की प्रक्रिया बहुत ही धीमी होने के कारण दिमाग की रफ्तार धीमी हो जा रही थी। जो बाद में बंद सी हो गई। बात सही है, दिमाग जब बंद हो गया तो हमारा दिमाग सोच नहीं रहा है। जब सोचेगा ही नहीं तो जो कुछ आसपास हो रहा है वो हमें सब कुछ सुनाई देगा। वही चीज हुई उनके साथ। तो यहां पर हम देखेंगे कथन ए और कारण आर दोनों सही है। कथन ए कारण आर दोनों सही है तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। चौथा प्रश्न है, 2 घूंट चाय को लंबे समय तक पीने का उद्देश्य क्या था? दिमाग को शांत करना, है ना। चलिए देखते क्या। समय व्यतीत करना, मानसिक शांति प्राप्त करना, मित्रों के साथ अच्छा समय बिताना, चाय के स्वाद का आनंद लेना। तो यहाँ पर 2 घूंट चाय को लंबे समय तक पीने का सिर्फ एक उद्देश्य था, मानसिक शांति प्राप्त करना। क्योंकि जापान के लोगों को जो मानसिक बीमारियां हो रही थी उसी को हीलअप करने के लिए इस टी सेरेमनी का अरेंज किया गया था, जिसका उद्देश्य था मानसिक शांति प्राप्त करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक को चाय पीते समय कैसा अनुभव हुआ? पहले तो कुछ समय उसे उलझन हुई थी, धीरे धीरे उसका दिमाग धीमे पड़ने लगा और एक समय ऐसा आया कि बंदी हो गया। यही हुआ था। चलिए देखते हैं। जैसे वह उलझन में पड़ गया है, जैसे वह अनंत काल में जी रहा हो, जैसे वह भूतकाल में चला गया हो, जैसे उसे भविष्य काल दिखाई दे रहा हो। तो लेखक को पीते समय कैसा महसूस हुआ? जैसे वह अनंत काल में जी रहा हो, क्योंकि प्रेजेंट टाइम जो है वो पूरी तरीके से जो है स्थिर हो गया था। तो उसे लग रहा था ये बीत ही नहीं रहा है। तो उसको क्या बोला उन्होंने कि अनंत काल जितना लंबा हो गया, और लेखक खुद उस अनंत काल में जी रहे हैं। ठीक। अब है हमारे पास में गद्यांश संख्या 4, इसको भी पढ़ते हैं। बाहर बेढप सा एक मिट्टी का बर्तन था। अब ये कहाँ पर दिया गया है? ये हमारा जो कहानी दी गई है झेन की देन, उसमें जो हमारे लेखक हैं वो टी सेरेमनी के लिए जाते हैं। तो टी सेरेमनी के लिए जब वो एंटर करते हैं तो उससे पहले एक पानी का बर्तन रखा था। अब जैसे पानी के लिए जो बर्तन होता है मिट्टी के, वो कभी बड़े अच्छे से होते हैं, कभी ये ऐसे ही बेढप सा था, मतलब ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं, कुछ नहीं, बस नॉर्मल सा एक ऐसे ही आड़ा टेढ़ा सा एक बर्तन रखा हुआ था। उसमें पानी भरा हुआ था। हमने अपने हाथ पांव इसी पानी से धोए। अब देखिए, टी सेरेमनी में जा रहे थे वो मानसिक शांति पाने के लिए, ठीक है, जो थेरेपी है वो। अब उस थेरेपी, जब हमें मानसिक शांति पानी होती है तो सबसे पहले शरीर का स्वच्छ होना ज़रूरी है। तो उसको क्या करते हैं, वो इसीलिए मिट्टी का बर्तन रखा गया था कि आपको जब अंदर जाएं तो आप हाथ पाँव और मुंह धोकर अंदर जाएं, तो एक जो है ना फ्रेशनेस वो आपको लगेगी। तौलिए से पोछे और अंदर गए। अंदर चाजीन बैठा था। चाजीन कौन था? जो चाय बना रहा था, ठीक है, जो चाय बनाता है ना, जिसने इन लोग को चाय बना के सर्व करी, वो 2-2 घूंट चाय, यस, तो उसको चाजीन बोलते हैं। हमें देखकर वह खड़ा हुआ, कमर झुकाकर उसने हमें प्रणाम किया। जैसे जापानीज़ में जो है, जो क्या कहते हैं, झुककर, कैसे ऐसे करके झुककर, ऐसे झुककर करते हैं ना प्रणाम, उस तरीके से उसने उनको प्रणाम किया। 2 झों, आइए तशरीफ लाइए। अब ये उनकी अपनी भाषा में है। कहकर स्वागत किया। बैठने की जगह हमें दिखाई कि भाई आइए और यहाँ पर बैठिए, इस तरीके से बताया कि यहाँ पर बैठ जाइए। अंगीठी सुलगाई, ठीक है, जो अब आजकल तो गैस वगैरह होती है, अभी बहुत समय पहले की बात है, तो ये क्या है, उसने अंगीठी सुलगाई। उस पर चायदानी रखी। बगल के कमरे में जाकर कुछ बर्तन ले आया। तौलिए से बर्तन साफ किए। सभी क्रियाएं इतना गरिमापूर्ण ढंग से की
कि उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती सुर गूंज रहे हो। अब कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत फटर 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 काम कर दिया, वो हर एक काम को बड़े आराम से, जैसे मान लीजिए बर्तन लिया तो बर्तन को भी आराम से पोंछ रहा है, चाय लिया, चाय बढ़िया से ऐसे ऐसे करके पानी डाला फिर चढ़ाया, तो बहुत ही कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड ढंग से जो एक चीज़ें होती हैं, जैसे नवाब लोग वगैरह होते हैं ना, बहुत ही सलीके से काम करते हैं, उस तरीके से वो काम कर रहा था। तो उसके उस करने के तरीके से जैसे लग रहा था कि हाथ पांव हिलना, जैसे लगता है जय जयवंती सुर बजाया जा रहा हो। वहाँ का वातावरण इतना शांत था कि चायदानी के पानी का खदबदाना भी सुनाई दे रहा था। अब वहाँ पे बिल्कुल शोर नहीं था। अब देखिए, पहली यहाँ पर जो हमारी टी सेरेमनी होनी थी, जो थेरेपी है एक तरीके से, उसकी पहली शर्त ये है कि शांति होनी चाहिए। तो जो इसीलिए वहाँ पर 3 से ज़्यादा लोगों को एंट्री नहीं दी जाती थी। अब 3 लोग तो गए हैं, वो तो बात नहीं करेंगे, लेकिन वहाँ का आसपास का माहौल भी एकदम शांत होना चाहिए। तो या वहाँ पर भी इतनी शांति थी कि चाय, जो चाय पॉट था जिसमें पानी खौलने के लिए चाय के लिए रखा गया था, वो जो पानी उबल रहा था, उस उबलने की आवाज़ भी जो है वो लेखक को साफ सुनाई दे रही थी। इतना पीसफुल, मतलब इतना शांति था, एक शोर एक आवाज़ नहीं थी उस पूरे रूम में। अब इस पर 5 प्रश्न क्या दिया है। चाज़ीन ने कौन सी क्रिया गरिमापूर्ण ढंग से करी। अब क्या चीज़ उसने बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड ढंग से काम किया उसने। अतिथियों का स्वागत, अंगीठी सुलगाना, चाय के बर्तन लाना, उपयुक्त सभी, तो वो सारी ही क्रियाएं बड़े ही गरिमापूर्ण ढंग से कर रहा था। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, उपयुक्त सभी, ये सारे काम उसने बहुत ही अच्छे तरीके से किए थे। नेक्स्ट है, पर्णकुटी के बाहर मिट्टी का बर्तन रखने का क्या उद्देश्य था। अब जिस कुटी के अंदर, अब जैसे जापानीज में आप लोगों ने देखा हुआ ट्रेडिशनल कि उनके यहाँ दफ्ती या कार्डबोर्ड के बने हुए छोटे छोटे हट्स होते हैं, तो उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पर्णकुटी बोलते हैं। अब उस पर्णकुटी के बाहर मिट्टी का बर्तन रखा गया था, तो उसका मेन मकसद क्या था। उसका मकसद था कि भाई आप फ्रेश होकर अंदर जाइए, हाथ पैर धो के अंदर जाइए, अपने आप को स्वच्छ करके अंदर जाइए, है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या है, चाय के बर्तन धोए जाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति पानी से हाथ मुंह धोकर कुटिया के अंदर प्रवेश करे, बिल्कुल सही है। किसी को भी पानी की कमी ना हो, पानी का महत्व बताने के लिए। तो किस लिए किया था, प्रत्येक व्यक्ति पानी से हाथ मुंह धोकर कुटिया के अंदर जाए, ये इस वजह से पानी रखा गया था वहां पर। नेक्स्ट आते हैं, अब कूट आधारित है। देखिए क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य चायदानी में पानी का खदबदाना भी सुनाई देने दर्शाता है। अब इसमें 4 वाक्य हैं। अब इन 4 वाक्य में आपको वो वाक्य ढूंढना है जिससे ये पता चले कि उस रूम में जो चाय का पानी जो बुलबुला उठ रहा था वो साफ सुनाई दे रहा था। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या। हमने हाथ पांव धोकर पोछे और अंदर गए, इससे तो पानी का खदबदाना कहीं सुनाई नहीं दे रहा है। चाज़ीन ने कमर झुकाकर प्रणाम किया, इससे भी नहीं पता चल रहा है। बगल के कमरे में जाकर वहां से कुछ बर्तन लाया, इससे भी नहीं पता चला कि पानी का खदबदाना है। पर्णकुटी के अंदर का वातावरण अत्यंत शांत था, इस वाक्य से पता चलता है कि पानी का खदबदाना साफ सुनाई दे रहा था। क्यों, उन्होंने बोला ना कि वहाँ पर इतनी शांति थी कि जो पानी बर्तन में खदबदा रहा था उसकी आवाज़, तो पानी का खदबदाना हमें तभी सुनाई दे सकता है जब वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा शांति हो। ठीक है, तो यहाँ पर सिर्फ जो आपका वाक्य नंबर 4 है ये सही है, और यहाँ पर कहाँ आ रहा है, नंबर 3 पे, तो 3 वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही होगा। नेक्स्ट आते हैं, घा उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे हों। पंक्ति में उसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, किसके लिए, चाज़ीन के लिए। चाज़ीन अब बहुत ही गरिमापूर्ण ढंग से अपना सारा काम निपटा रहा था। लेखक के मित्र के लिए, स्वयं लेखक के लिए, चाज़ीन के लिए, या वहां उपस्थित अन्य व्यक्ति के लिए। तो सही क्या है, चाज़ीन के लिए। लेखक को पर्णकुटी का वातावरण कैसा लगा। भाई एक तो वहां शांति थी, पहली चीज तो ये थी, और बहुत ही अच्छा वातावरण था, बहुत ही सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से हो रही थी। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं।
शांत, गरिमापूर्ण, पहला दूसरा दोनों सही है, या गंभीर। तो यहाँ पर हम कहेंगे पहला और दूसरा दोनों सही है, तो हम लगा देंगे तीसरे पे निशान, क्योंकि वहाँ पे शांत तो था ही, और दूसरा चाज़ीन की जो जितनी भी प्रतिक्रियाएं, जितनी भी क्रियाएं थी, प्रतिक्रियाएं थी, सभी कुछ बहुत गरिमापूर्ण ढंग से था, इसलिए नंबर 1 और 2 दोनों लगाएंगे। चलिए अब हम आ गए अपने लास्ट गद्यांश पे। हमने बताया था ना कि 5 गद्यांश है, तो अब हम आ गए हैं उसी 5वें गद्यांश पे। यहाँ हमारा ये गद्यांश खत्म हो जाएंगे, फिर हम संपूर्ण पाठ आधारित प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न यहाँ पर क्या है गद्यांश, हमारे जीवन की रफ्तार बढ़ गई है, यहाँ कोई चलता नहीं बल्कि दौड़ता है, कोई बोलता नहीं बकता है। अब ये बात किन के लिए हो रही है? जापानियों के लिए हो रही है। अब देखिए सही, हम ये तो जब लिखा गया पाठ तो जापानियों के लिए था कि वो 1 महीने का काम 1 दिन के अंदर कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में अगर आप आज अपने आप को देखो, वाकई हम लोग कोई भी चीज़ शांति से नहीं, बहुत हमारी लाइफ क्या ना भागती दौड़ती हो चुकी है। तो ये माना कि जापानीज़ के लिए लिखा गया है, लेकिन काफ़ी उतना तो नहीं जितना जापानीज़ के बारे में इतना लिखा गया, उतनी तो रफ्तार नहीं है हम लोग की लाइफ की, लेकिन पहले से ज़्यादा रफ्तार हो चुकी है, ये तो मानते हैं ना। हम जब अकेले पढ़ते हैं तब अपने आप से लगातार बड़बड़ाते रहते हैं। ये भी पोजीशन सही है कि जब हम शांति से बैठते हैं तो भी हमारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, हम शांत बैठ ही नहीं सकते। अमेरिका से हम प्रतिस्पर्धा करने लगे। यहाँ पर हम शब्द जो है वो जापानीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो उसको ख़त्म करने के लिए जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पे अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराए गए। अब जाहिर सी बात है अमेरिका और जापान जो है वो दुश्मन हो गए। अब जापान ने अपने आप को बहुत तेज़ी से डेवलप करने की ठान ली कि अमेरिका ने हमें निस्ते-नाबूद किया, लेकिन अब हम अमेरिका से आगे निकल कर दिखाएंगे। और उन्होंने फिर ये सोचा कि अमेरिका जो काम 30 दिन में कर रहा है वही काम हमें 1 दिन में करना होगा, तब कहीं जाकर हम अमेरिका से आगे निकल पाएंगे। क्योंकि भाई देखिए उस समय जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुई, उस समय की अगर हम बात करें तो अमेरिका एक जो है विकसित देश, आज विकसित देश है लेकिन उस समय विकासशील देश था, यानी कि अभी वो विकास कर रहा था। और जापान जो है वो निस्ते नाबूद कर दिया था अमेरिका ने। 2 शहरों पर परमाणु बम गिराए थे, लेकिन वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था। आज अगर आप देखो अमेरिका और जापान को, तो अमेरिका जहां विकासशील से विकसित बन चुका है, पूरी तरह डेवलप्ड कंट्री है, वहीं जापान ने भी अपनी यही पोजीशन रख ली है, ठीक है ना। तो वही चीज़ अमेरिका से उसकी प्रतिस्पर्धा का कारण यही था क्योंकि वो उसकी दुश्मन कंट्री थी। 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही पूरा करने की कोशिश करने लगे। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है। अगर हम बात करें, आप जितना भी दिमाग को जितना इस्तेमाल करोगे दिमाग उतना शार्प होता है। ये चीज़ मतलब बारीक से बारीक चीज़ें भी आप तुरंत पकड़ लोगे। इसीलिए कहा जाता है ना कि आप लोग में बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें मैथ्स अच्छी नहीं लगती या मैथ्स उनसे बनती नहीं, तो वही आपसे सिर्फ एक चीज़ कही जाती है कि प्रैक्टिस करो, ठीक है ना। अब आप कहते हो हम कितनी प्रैक्टिस करें, बात ये होती है कि जितनी देर भी प्रैक्टिस करो, मन लगा कर करो, दिमाग लगा करो, क्योंकि जितना आप अपना दिमाग इस्तेमाल करोगे वो दिमाग उतना तेज होगा। ये नहीं है कि ये कोई स्टोर्ड चीज़ है कि खर्च किया तो ख़त्म हो गया। यहाँ पर वही चीज़ है, दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज़ होती है, हमेशा तेज़ होती है, लेकिन बात यह है कि हम उसे कितनी हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे भी दिमाग की रफ्तार हमेशा तेज ही रहती है, उसमें स्पीड का इंजन लगाने पर वह और 1000 गुना अधिक रफ्तार से दौड़ने लगता है। एक तो ऐसे ही तेज, उस पर स्पीड का इंजन लगा दो, जो प्रतिस्पर्धा के लिए बात करी गई है कि मतलब 30 दिन का काम हम 1 दिन के अंदर कर रहे हैं। फिर एक क्षण ऐसा आता है कि जब दिमाग का तनाव बढ़ जाता है। अब बहुत एक्सेस अगर आप इस्तेमाल करो, भाई दिमाग का रफ्तार तो ऐसी तेज है, उसमें भी तुम स्पीड का इंजन लगा दो तो फिर स्ट्रेस तो होगा ही होगा। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पर बोली कि फिर एक समय ऐसा आता है कि तनाव का स्तर बढ़ जाता है
और पूरा इंजन टूट जाता है। यही कारण है जिससे मानसिक रोग यहाँ बढ़ रहे हैं। कहाँ पर? जापान में। अब जापान में क्या था कि भाई देखिए, दिमाग तो ऐसे ही तेज है, आप उसी को उतना इस्तेमाल कर लो, बहुत ठीक है, लेकिन आपने ये सोचा कि जितना तो हमारे पास है उतना तो हम इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, फिर उससे ज़्यादा हम उसको और तेज करेंगे। तो इससे क्या हुआ? तनाव बढ़ने लगा। तनाव बढ़ा तो इससे मानसिक तनाव बढ़ने लगा वहाँ के लोगों में। चलिए, अब इस पर 5 प्रश्न हैं। गद्यांश के अनुसार मानसिक रोगों के बढ़ने का क्या कारण है? क्या कारण है कि इतना तेज बढ़ रहा है? क्योंकि वहां पर दिमाग का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा तेज किया जा रहा है। देखिए क्या है, धैर्य ना होना, तीव्र इच्छाएं होना, समय की गति को रोकना या उपर्युक्त सभी। तो मानसिक रोगों को बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है यहाँ पर ये सारी चीज़ें। कैसे? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपके पास क्या है? पेशेंस नहीं है। चीज़ों को अगर आप पेशेंसली उस चीज़ को काम करोगे तो आपको दिमाग इतनी तेज दौड़ाना नहीं पड़ेगा और मानसिक रोग आपको नहीं होंगे। तीव्र इच्छाएं होना, अब यहाँ पर जापानियों की इतनी ज़्यादा तीव्र इच्छा थी कि हमें अमेरिका से आगे निकलना है। आगे निकलना है तो वो 30 दिन का काम 1 दिन में निपटा रहे थे, तो वो इच्छा भी मानसिक तनाव का कारण थी। फिर नेक्स्ट आते हैं समय की गति को रोकना। कहने का मतलब क्या है यहाँ पर? भाई समय की गति को कोई नहीं रोक सकता, लेकिन यहाँ पर बात इसके मतलब ये है कि समय जो अपनी रफ्तार से चल रहा है, हम उससे भी तेज चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरीके से समय को रोकने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? समय को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये भी है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? उपर्युक्त सभी में। जीवन की रफ्तार बढ़ने से लेखक का क्या आशय है? अब लेखक ने बोला है कि उन्होंने अपने जीवन की रफ्तार को बढ़ाने का काम किया। अब जीवन की रफ्तार बढ़ाने का मतलब क्या है? चलिए देखिए, कम समय में कम काम करना, भाग दौड़ भरी व्यस्त जीवन शैली, फिर है प्रतिस्पर्धा की समाप्ति, आवश्यक साधन उपलब्ध ना होना। अब यहाँ पर क्या है? जीवन की रफ्तार बढ़ाने से लेखक का आशय है कि भाग दौड़ भरी व्यस्त जीवन शैली, इतना ज़्यादा। अब जैसे हम ही लोग हैं, आप यकीन नहीं मानोगे कि सुबह होते ही घड़ी के साथ हम एक मिनट के साथ जीवन चलता है, ठीक है, कि ये काम करना है, वो काम करना। अगर हम 5 मिनट भी उस काम को अपने तय समय से पीछे हो जाते हैं तो हमें अपनी रफ्तार बढ़ानी पड़ती है, नहीं तो क्या होगा कि हम जिस काम के लिए निकल रहे हैं वो लेट हो जाएगा। तो यही चीज़ है कि हम यहाँ पर रफ्तार बढ़ाने का मतलब होता है कि हमारी ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा भाग दौड़ और व्यस्तता वाली होती है। अब मॉर्निंग में जैसे आप लोगों को स्कूल जाना है, सुबह उठना है, फ्रेशअप होना है, नहाना है, तैयार होना है, नाश्ता करना है, और अगर मान लीजिए एग्ज़ाम वगैरह है तो फिर सुबह उठ के पढ़ना भी है, ठीक है। डेली नहीं पढ़ते होगे वो बात अलग है, लेकिन ड्यूरिंग एग्जाम्स तो पढ़ते ही पढ़ते हैं यहाँ पर सभी लोग। तो देखिए, सुबह आपको पता है कि ये सारा काम हमें इतने समय के अंदर करना है, तो वो भी एक व्यस्त जीवन शैली है कि नहीं? तो यही चीज़ है यहाँ पर रफ्तार, जीवन की रफ्तार बढ़ाने से। नेक्स्ट है, दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात क्यों कही गई है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत तेज रफ्तार से काम करना है। अब जितनी तेज दिमाग दौड़ेगा उतनी तेज सारी चीज़ें चलेंगी, इसीलिए दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने की बात कही गई है। क्योंकि वह प्रत्येक कार्य को जल्दी जल्दी करना चाहते हैं, क्योंकि उनका दिमाग अन्य लोगों से भिन्न होता है, क्योंकि उनके पास ज्ञान का भंडार होता है, क्योंकि वे समय के महत्व को समझते हैं। तो यहाँ पर दिमाग में स्पीड का इंजन लगाने से तात्पर्य है क्योंकि वह प्रत्येक कार्य जल्दी जल्दी करना चाहते हैं। क्योंकि अगर अपना दिमाग में ही वो रफ्तार नहीं लाएंगे तो कोई भी काम तेज नहीं होगा। आपको सबसे पहले कहते हैं ना, कोई भी काम को बहुत तेज रफ्तार से करना है, बहुत जल्दी करना है, तो जितनी जल्दी आप करना चाह रहे हो उससे ज़्यादा तेज अपने दिमाग को दौड़ाना पड़ेगा, तब कहीं आप अपना हाथ उतनी तेजी से दौड़ा पाएंगे। मानसिक रोग क्यों बढ़ने लगे हैं? इसका रीज़न क्या था? अमेरिका के साथ प्रतिस्पर्धा। अमेरिका जो काम 30 दिन में कर रही थी, जापानीज उसको उस काम को 1 दिन में पूरा करना चाहते थे, ठीक है। तो देखिए क्या है, जीवन की रफ्तार बढ़ने के कारण, प्रतिस्पर्धा के कारण, पूरे महीने का काम 1 दिन में करने की कोशिश के कारण, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर मानसिक रोग का कारण ये सारी ही चीज़ें हैं। तो हम क्या देखें, जीवन की रफ्तार बढ़ी, प्रतिस्पर्धा के कारण बढ़ाई गई, और पूरे 1 महीने का काम 1 दिन में किया गया। इस वजह से वहाँ पर लोगों के अंदर मानसिक रोग बढ़ रहे थे। चलिए, अब आगे कथन और कारण आधारित प्रश्न। क्या दिया गया है? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए, ठीक है। कथन और कारण आधारित प्रश्न है, कथन पढ़ना है फिर कारण पढ़ना है।
चलिए देखते हैं। कथन ए, जापान में मानसिक रोग बढ़ गए हैं। बात सही है, बढ़े तो हैं। कारण देखते हैं, जापान में लोग अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हुए महीनों का काम एक ही दिन में कई गुनी तेज गति से कर लेना चाहते हैं। सही है, हम ये नहीं कह रहे हैं कि गलत है, बिल्कुल सही है। तो हम यहाँ क्या लगाएंगे कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है, और कारण आर कथन ए को सही डिस्क्राइब कर रहा है। सिर्फ एक्सेप्ट एक मुझे मिस्टेक दिखी है, वो ये है कि महीनों नहीं, सिर्फ एक महीने का काम, ठीक है ना, जो एक मुझे स्टेटमेंट में गलती दिखी है, सिर्फ यही। तो उसके अलावा सारी चीज़ें सही हैं। तो यहाँ पर क्या है, सही व्याख्या करता है। ओके, चलिए यहाँ पर अभी हमने देखा 5 गद्यांश थे, 5 गद्यांश आधारित हमने बहुविकल्पीय प्रश्न कर लिए। अब हमारे पास कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो पूरे पाठ आधारित हैं। अब आप बोलोगे कि मैम ये तो आते नहीं हैं। देखिए, ये आते नहीं हैं, लेकिन पूरे चैप्टर में हमने सिर्फ 5 गद्यांश लिए हैं। कुछ तो छूटा है ना, तो उनको हम इन क्वेश्चंस में कवर कर लेंगे। ठीक है, देखिए क्या है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन चुनिए। ठीक है, 4 कथन है, इन 4 कथनों को हमें देखना है और जो सही कथन है उसे निकालकर अलग करना है। देखिए क्या है, आदर्श को व्यवहार में प्रयोग करना ही शुद्ध सोने में तांबा मिलाना है। ठीक है, व्यवहार को आदर्श तक ले जाना ही शुद्ध सोने में तांबा मिलाना है। लाभ हानि का हिसाब लगाए बिना आदर्शों पर चलना तांबे में सोना मिलाना है? नहीं। व्यवहारवादी लोग ही शुद्ध सोने में तांबा मिलाते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो है वो है हमारा सेकंड। व्यवहार को आदर्श तक ले जाना ही शुद्ध सोने में, मैंने आपको बताया था ना, हम जैसा अपना व्यवहार है इसे हमें आदर्शों की ऊंचाई तक लेकर जाना है। ठीक है, अब ये हमें नहीं कि आदर्शों को व्यवहार तक लेकर आना, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर आदर्श की क्वालिटी गिर जाती है, हम उसे अपने हिसाब से जो है तोड़ मड़ोड़ करने लगते हैं। मेन क्या है, जो हमारे आदर्श हैं उन्हीं तक हमें अपने व्यवहार को लेकर जाना है। तो ये कहलाता है शुद्ध सोने में तांबे की मिलावट। जापान में 1 महीने में पूरा होने वाला काम 1 दिन में ही करने की कोशिश क्यों की जाने लगी? क्या कारण था कि 1 महीने का काम वो 1 दिन में पूरा करना चाहते थे? इसका रीज़न था अमेरिका से प्रतिस्पर्धा, यानी कि अमेरिका से कंपटीशन करना के कारण वो ये काम कर रहे थे। अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण, अधिक कार्य क्षमता होने के कारण, विकास करने के कारण, या उपर्युक्त सभी? तो इसका रीज़न क्या था? अमेरिका से प्रतिस्पर्धा के कारण, वो अमेरिका से कंपटीशन कर रहे थे, इसीलिए 1 महीने का काम वो 1 दिन में कर रहे थे। नेक्स्ट है, जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन होने का भाव क्या है? अब इसका मतलब है कि उन्होंने अपने दिमाग को बहुत तेज रफ्तार से दौड़ाना, यानी बहुत तेजी से उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। देखिए क्या, वे बहुत तेज गति से चलते हैं, उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है, वे कार्य को शीघ्र खत्म करना चाहते हैं, वे जीवन में हार नहीं मानते। तो जापानियों के दिमाग में स्पीड का इंजन होने का भाव है कि उनका दिमाग बहुत तेज गति से चलता है, वो उनका जो अपना दिमाग है वो बहुत तेज गति से चलाते हैं, ताकि उनका जो हाथ है, उनके जो कार्य करने की क्षमता है वो भी बढ़े और वो अमेरिका से आगे निकल सके। नेक्स्ट है, दिमाग का इंजन कब टूट जाता है? अब दिमाग का इंजन, भाई जब हम बहुत तेज गति से रफ्तार का इंजन में, मतलब दिमाग तुम तेज इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर भी हम स्पीड का इंजन लगा दें तो एक क्या होता है, उसका इस्तेमाल करते करते हमारा जो है तनाव का लेवल बढ़ जाता है। तो देखिए क्या है, जब कुछ कार्य करना चाहते हैं, जब पढ़ने लिखने का बोझ बढ़ जाता है, जब दिमाग में तनाव बढ़ जाता है, जब इंजन स्टार्ट किया जाता है। तो दिमाग का इंजन कब टूटता है? जब दिमाग में तनाव बढ़ जाता है। अब इतना ज़्यादा अगर हम दिमाग के ऊपर प्रेशर देंगे तो क्या होगा? दिमाग बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, मतलब बहुत तेज़ी से इस्तेमाल होगा, और एक ऐसा आएगा कि हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील होगा, है ना, वही चीज़। नेक्स्ट आते हैं, पर्णकुटी के बाहर मिट्टी का बर्तन क्यों रखा गया था? वो क्या था? हाथ पांव मुंह धोकर अंदर जाने के लिए, हाथ और मुंह धोकर अंदर जाने के लिए। पक्षियों के पानी पीने हेतु, चाय के बर्तन धोने हेतु, कुटिया में प्रवेश से पहले हाथ मुंह धोने हेतु, या चीनी परंपरा का पालन करने? तो सही क्या है? थर्ड वाला, कुटिया में प्रवेश से पहले हाथ मुंह धोने हेतु।
नेक्स्ट है, लेखक को चाय के पानी उबलने की आवाज स्पष्ट क्यों सुनाई दे रही थी। अब वो जो चाय का पानी उबल रहा था वो उसे स्पष्ट सुनाई देता, क्यों था? क्योंकि आसपास पूरे वातावरण में बहुत ज्यादा शांति थी। ठीक है, शांत वातावरण होने के कारण, जाजीन द्वारा ऐसा करने के कारण, तनाव कम होने के कारण, पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण। तो इसका रीजन क्या था? शांत वातावरण होने के कारण, वहां का वातावरण बहुत ही ज्यादा शांत था, इसलिए जो है पानी का खदबदाना भी साफ सुनाई दे रहा था। चाय पीने की विधि में लेखक को कौन सी बात मुख्य लगी? अब वहां पर जो जब चाय पीने की विधि थी उसमें सबसे मुख्य बात ये थी कि आसपास का वातावरण बहुत ही ज्यादा शांत था, इसीलिए जब वो लोग चाय पीते, वो दो घूंट चाय एक एक बूंद करके पीते हैं, तो इससे इनका धीरे 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 जो है इनका दिमाग स्लो पड़ने लगता है और एक लिमिट ऐसी आती है कि दिमाग एकदम बंद हो जाता है ना। तो ये रीजन क्या है? शांति। क्योंकि अगर आसपास का शोर सुनाई देता रहेगा तो हमारा दिमाग कभी शांत नहीं हो सकता। तो देखिए क्या है, चाय परोसने का अनोखा तरीका होना, साफ सफाई पर विशेष ध्यान रखना, कम लोगों का ही प्रवेश या शांति की व्यवस्था होना। तो यहाँ पर दो चीजें जो हैं वो एकदम सही लग रही हैं, कम लोगों का प्रवेश और शांति की व्यवस्था, लेकिन ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे? शांति की व्यवस्था। भाई कम लोगों का प्रवेश है तभी तो शांति की व्यवस्था बनी हुई है कि नहीं बनी हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं नंबर 8। टी सेरेमनी में केवल 3 लोगों का ही प्रवेश क्यों दिया जाता था? जैसे कि ताकि वहां पर उस टी सेरेमनी के दौरान शांति बनी रहे, क्योंकि भाई अगर वहां पर सब बात ही करेंगे तो दिमाग, वो सेरेमनी जिस लिए ऑर्गेनाइज की गई है वो तो हो ही नहीं पाएगी ना, सीधी सी बात है कि नहीं है। तो मेन क्या है कि वहां पर लोगों के कारण किसी तरह की अशांति ना हो, क्योंकि यह एक परंपरा है, ताकि शांति भंग ना हो, ताकि लोग आपस में बात ना कर सके क्योंकि स्थान की कमी होती है। रीजन क्या है? ताकि शांति भंग ना हो सके, इसीलिए वहां पर कम लोगों को, यानी कि सिर्फ 3 लोगों को प्रवेश दिया जाता था। प्रश्न संख्या 9 है, चाय पीने का कार्यक्रम कितने समय तक चलता रहा? करीबन 1.5 घंटे चला था, है ना। कितना? 1.5 घंटे में 2 घूंट चाय पीनी थी, ये लोग एक एक बूंद करके चाय पी रहे थे। 2 घंटे तक, 1.5 घंटे तक, अनंत काल तक, या 2 मिनट तक? तो सही रीजन क्या है? ये है आपका 1.5 घंटे तक आपकी चाय पीने की ये विधि चली थी। उसकी हर भंगिमा से लगता था मानो जय जयवंती के सुर गूंज रहे। इस पंक्ति में उसकी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? यहाँ पर उसकी शब्द जाजीन के लिए इस्तेमाल हुआ है। लेखक के मित्र के लिए, लेखक के लिए, उस तीसरे व्यक्ति के लिए जो लेखक और उसके मित्र के साथ कमरे में था, या जाजीन के लिए? तो सही क्या है? जाजीन के लिए। नेक्स्ट है, लेखक तथा उसके मित्र द्वारा 2 घूंट चाय को लंबे समय तक पीने का उद्देश्य क्या हो सकता है? भाई ये काम इसलिए था ताकि उनके दिमाग की गति को धीमा धीमा किया जा सके, ताकि उनके दिमाग को शांत किया जा सके, जो दिमाग में तनाव है उसे मिटाया जा सके। तो देखिए क्या है, मित्रों के साथ अभी अधिक समय तक बातचीत का अवसर प्राप्त होना, चाय के स्वाद का वास्तविक आनंद लेना, खाली समय का सदुपयोग करना, या मानसिक शांति प्राप्त करना। अब वो 2 घूंट चाय को 1.5 घंटे तक पीने का सिर्फ एक ही मोटिव था, मानसिक शांति प्राप्त करना। ठीक है, इसीलिए वो टी सेरेमनी अरेंज की गई थी। तो सही क्या है? मानसिक शांति प्राप्त करना। लेखक के अनुसार कौन सा काल सत्य है? वर्तमान काल सत्य है, बाकी भूतकाल भविष्य काल दोनों मिथ्या हैं। ये चीज उन्होंने बताई थी, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। तो सत्य कौन सा है? वर्तमान काल। नेक्स्ट आते हैं, झेन की देन पाठ के माध्यम से लेखक ने क्या संदेश दिया है? अब इस पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश दे रहे हैं? ऑप्शन देखते हैं। अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देता है। नेक्स्ट है, कर्म ही पूजा है। तीसरा है, मनुष्य के लिए प्रगति बहुत आवश्यक है। चौथा है, चाय तनाव को मुक्त करती है। तो यहाँ पर क्या है, इसका जो संदेश है वो है अधिक तनाव मनुष्य को पागल बना देते हैं। अगर हम देखिए, हमने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था कि आप दिमाग को जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे वो इतना शार्प होता जाएगा,
लेकिन एक ऐसा भी लिमिट नहीं होना चाहिए कि बहुत ही ज़्यादा तेज इस्तेमाल करो। भाई इस्तेमाल करने की भी अपनी एक गति होगी ना। अब आप ये बोलो कि आप आधे घंटे में एक सवाल हल करते हो, एक मैथ्स का की जो है वो इक्वेशन लगाते हो। अब क्या हुआ कि आप उसे और कम कर रहे हो कि मैं 20 मिनट में कर रहा हूँ, फिर 10 मिनट में कर रहा हूँ, फिर 5 मिनट। अब ये बोलो कि मैं 1 सेकेंड में कर लूँ इतनी तेज, नहीं। वो 1 सेकेंड वाला जो जिसको आप आधा घंटे में कर रहे थे, 1 सेकेंड का में लेके जाना या 1 मिनट में भी लेके जाना बहुत गलत है, क्योंकि वो एक ऐसी लिमिट आएगी कि जहाँ पर आप दिमाग को बहुत तेज़ी से इस्तेमाल कर रहे हो। ये भाई तेज़ चलना चाहिए, भाई इतना भी तेज़ ना चलना चाहिए कि इंसान गिर ही पड़े, है कि नहीं। तो वही चीज़ इन्होंने यहाँ पर बताई है कि अधिक तनाव आदमी को पागल बना देता है। आपको इस्तेमाल करना है दिमाग, लेकिन इतना ज़्यादा तेज़ भी इस्तेमाल नहीं करना है कि आप पागल हो जाओ, स्ट्रेस आपको बहुत ज़्यादा आ जाए। अब कथन और कारण आधारित प्रश्न है। क्या दिया गया है प्रश्न संख्या 14 में? निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यान पूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन पढ़ेंगे, फिर कारण पढ़ेंगे, फिर ऑप्शन नीचे देखेंगे कौन सा सही आ रहा है। कथन है, लेखक और उसके मित्र ने 2-3 घूंट चाय जल्दी से समाप्त कर ली। क्या उसने खत्म की थी जल्दी से? नहीं, उन्होंने वो 2 घूंट चाय 1.5 घंटे में खत्म करी थी। तो कथन तो अपने आप में गलत है। कारण पढ़ते हैं। उन दोनों का मुख्य उद्देश्य चाय का स्वाद और आनंद लेना नहीं, बल्कि मानसिक शांति प्राप्त करना था। ये सही था। वहां पर चाय का टेस्ट लेने कोई नहीं गया था, मानसिक शांति प्राप्त करने गया था। तो यहाँ पर कथन सही है, लेकिन कथन गलत है, लेकिन कारण आर सही है। तो कथन गलत है, लेकिन कारण आर सही है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 15। यहाँ पर कूट आधारित प्रश्न है। देखें क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य टी सेरेमनी की विशेषता को दर्शाता है? टी सेरेमनी की विशेषता, ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। टी सेरेमनी में एक साथ 3 लोगों को ही प्रवेश दिया जाता था। बात सही है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ चाय पीने का उद्देश्य मानसिक शांति प्राप्त करना था। ये भी टी सेरेमनी की विशेषता है। नेक्स्ट आते हैं, यहाँ की चाय बहुत स्वादिष्ट होती है। नहीं, ये टी सेरेमनी की विशेषता नहीं थी। टी सेरेमनी खुले मैदान में छप्पर के नीचे बनी होती थी। गलत है। तो यहाँ पर आपका नंबर 1 और 2 ये सिर्फ 2 सही हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सेकंड वाला ऑप्शन हमारा एकदम सही है, तो हम लगा देंगे सेकंड पे, क्योंकि पहला और दूसरा वाक्य टी सेरेमनी की विशेषता को बतला रहा है। नेक्स्ट आते हैं 16, जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ है। अब जीवन की रफ्तार बढ़ने का अर्थ क्या है, चलिए देखते हैं। अधिक समय में कम काम करना। अधिक समय में कम काम करना, ये सही है? नहीं। बहुत तेज तेज चलना, कम समय में अधिक काम करना, यानी कम समय में अधिक काम करना। तो ये बात तो है, जीवन की रफ्तार बढ़ाने का अर्थ है। आते हैं तेज गति से बोलना। तो सही क्या है आपका? यहाँ पर तीसरा वाला, कम समय में ज्यादा काम करना। ये है अपने जीवन की रफ्तार को बढ़ाना। नंबर 17 है, निम्नलिखित कथन ए तथा कारण आर को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। कथन ए को हमें पढ़ना है और कारण आर हमें खोजना है सही है कि नहीं है। चलिए देखते हैं। जापान के लोगों के दिमाग में स्पीड का इंजन है। तो सही था, क्योंकि वो बहुत तेज रफ्तार से काम कर रहे थे। कारण वह अमेरिका से प्रतिस्पर्धा करते हैं। उन्होंने वो स्पीड का इंजन अपने दिमाग में लगाया ही इसलिए था क्योंकि वो अमेरिका से कंपटीशन कर रहे थे, प्रतिस्पर्धा कर रहे थे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे? कथन ए और कारण आर दोनों सही है। नेक्स्ट आते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और उपयुक्त कथन चुनिए। अब 4 कथन है, अब इसमें हमको देखना है कि सही कथन कौन सा है। देखिए, जापान के लोग कम समय में अधिक काम करते थे। सही है, बिल्कुल सही है, कम समय में बहुत ज़्यादा काम करते थे। जीवन की तेज रफ्तार के कारण मानसिक रोग पैदा हो रहे थे। ये भी सही है, उन्होंने अपनी जीवन की रफ्तार इतनी ज़्यादा बढ़ा ली थी कि उनको जो है दिमाग जो है उनका तनाव में आ गया था। जापान में चाय पिलाने की एक विशेष परंपरा है जिसे कहते हैं टी सेरेमनी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये पाठ के अनुसार ये सारे ही कथन सही हैं, तो हम लगा रहे हैं उपर्युक्त सभी में। पाठ के हिसाब से तो सारे ही सही हैं, तो हम किस में लगा देंगे? उपर्युक्त सभी। प्रश्न संख्या 19 है, कूट आधारित प्रश्न है। पहले हम क्वेश्चन पढ़ लें क्या दिया गया है। निम्नलिखित में कौन सा या कौन से वाक्य झेन की देन से मेल खाता या खाते हैं? अब आपको देखना है कोई एक सेंटेंस या कई सेंटेंस जो हैं वो झेन की देन पार्ट से
मिलते हुए हैं। चलिए देखते हैं। पहला है, बौद्ध दर्शन में वर्णित ध्यान की पद्धति की याद दिलाता है। अच्छा, उन लोगों की याद दिलाता है जो जगत को जीने योग्य बनाए हुए हैं। जीना किसे कहते हैं उस दिन मालूम हुआ। नेचर की सहन शक्ति की एक सीमा होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आपका जो सही है वो है फर्स्ट और 3। ठीक है, जो ये पद्धति है ये बौद्ध पद्धति को बताया जा रहा है चाय की। और दूसरा, जीना उस दिन मालूम हुआ जिस दिन हमारे लेखक टी सेरेमनी में भाग ले रहे थे। उस दिन उन्हें मालूम हुआ कि जीना एक्चुअल क्या है। हमारा सबसे मेन जो ज़रूरत है वो है दिमाग की शांति। अगर हमारा दिमाग शांत रहेगा, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हम सब कुछ अच्छे से कर पाएंगे। अगर दिमाग में ही बहुत ज़्यादा तनाव है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, इवन हमारी हेल्थ भी अच्छी नहीं रह सकती है। ठीक है, इसीलिए लेखक ने ये बात कही थी। तो यहाँ पहला और तीसरा सही है, तो हमने थर्ड वाले ऑप्शन में टिक किया। तो इस तरीके से खत्म हुआ हमारा ये पतझड़ की टूटी पत्तियां, ये अध्याय। अब इस अध्याय के बाद हमारा सिर्फ एक अध्याय बचा है जिसके हम करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। उसके बाद हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेक्शन खत्म हो जाएगा। फिर हम चलेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ में। तो लास्ट हमारा चैप्टर है कारतूस, तो उसको पढ़कर रेडी रहिए और हम करेंगे बहुविकल्पीय उसके। तो फटाफट आपको आंसर करने हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।